मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा की थी और इस क्लास में हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं और हम पहले प्रश्न से अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन कहलाते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है इसके लिए: आनुवांशिकता, उत्परिवर्तन, संकरण और निषेचन। अब अगर स्टूडेंट्स में इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उत्परिवर्तन। जब किसी जीव के किसी भी लक्षण में अचानक या आकस्मिक परिवर्तन होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। उसके बाद अगर हम चलें दूसरे प्रश्न पर, तो दूसरा प्रश्न भी कुछ इस तरीके से है: भारत में पादप जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में पादप जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम है। अब क्या नाम है इसका? ICAR, NBPGR, IBPGR और IARI। स्टूडेंट्स, यहां भी जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, NBPGR। अब NBPGR का पूरा नाम क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। अगर मैं इसकी बात करूं कि NBPGR का मुख्यालय कहां स्थित है, प्रश्न पूछा गया है पिछली बार, तो NBPGR का मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय स्टूडेंट्स नई दिल्ली। NBPGR का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। IARI का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली। अगर मैं बात करूं ICAR का मुख्यालय कहां स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से आनुवांशिक अभियांत्रिकी का साधन है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। निम्न में से आनुवांशिक अभियांत्रिकी का साधन है। अब कौन कौन से साधन है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रतिबंध एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है वाहक, तीसरा ऑप्शन है लाइगेज और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन की बात करूं तो ये जो तीनों हैं वो क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन है। तो यहां हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा स्टूडेंट्स? वो होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है वो है, बीटी कपास को किस कीट को मारने के लिए बनाया गया था? बीटी कपास को किस कीट को मारने के लिए बनाया गया था? काफी अच्छा प्रश्न है ये भी। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सफेद मक्खी, दूसरा दीमक, तीसरा पिंक बॉलवर्म और चौथा है फल मक्खी। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पिंक बॉलवर्म। और पिंक बॉलवर्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गुलाबी सुंडी। क्या कहते हैं? गुलाबी सुंडी। और जो बीटी कॉटन बनाया गया, बीटी कपास बनाया गया, वो किस लिए बनाया गया? वो गुलाबी सुंडी नामक कीट के लिए बनाया गया। नेक्स्ट बात, पूर्ण कायांतरण में कीटों के जीवन चक्र को कितने भागों में बांटा गया है? पूर्ण कायांतरण में कीटों के जीवन चक्र को कितने भागों में बांटा गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 4 भाग। पूर्ण कायांतरण में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। अंडा, अंडे से क्या बनेगा? लार्वा, लार्वा से क्या बनेगा? प्यूपा, प्यूपा से क्या बनेगा? वयस्क। पूर्ण कायांतरण में 4 अवस्थाएं होंगी। अपूर्ण कायांतरण में केवल 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। अंडा, अंडा से निम्फ और निम्फ से क्या बनेगा? वयस्क बनेगा। दोनों ही चीज आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला प्रश्न, तना छेदक कीट की कौन सी अवस्था नुकसान पहुंचाती है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तना छेदक कीट की कौन सी अवस्था नुकसान पहुंचाती है? अंडा, प्यूपा, लट और कृमि कोष।
अंडा, प्यूपा, लट, कृमिकोश। स्टूडेंट्स यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है लट अवस्था। और मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, आपसे किसी भी कीट की हानिकारक अवस्था पूछी जाए तो 90% कीट ऐसे हैं जिनकी हानिकारक अवस्था क्या होती है, लट होती है। लट को ही हम क्या कहते हैं, सुंडी अवस्था कहते हैं। ध्यान रखना, लट को ही हम क्या कहते हैं, सुंडी अवस्था। लट को ही हम क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो 90% कीट हैं उनकी हानिकारक अवस्था क्या होती है, लट अवस्था होती है। जैसे हम कातरा की बात करें तो लट होगी, जैसे हम सफेद मक्खी की बात करें तो लट होगी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, लाइकेन में सहजीवन होता है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। लाइकेन में सहजीवन होता है, कवक व जीवाणु, कवक व विषाणु, कवक व शैवाल, और इनमें से कोई नहीं। यहां जो अपना सही उत्तर स्टूडेंट्स वो है कवक और शैवाल। यानी लाइकेन किसके सहजीवी होते हैं, लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवी होते हैं। यानी कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है, बैंगन का लघु पत्ती रोग किसके द्वारा होता है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। बैंगन का लघु पत्ती, जिसको हम कहते हैं लिटिल लीफ रोग, किसके द्वारा होता है। चार ऑप्शन है, वायरस, कवक, जीवाणु और फाइटोप्लाज्मा। वायरस, कवक, जीवाणु और फाइटोप्लाज्मा। आप लोगों को पता चल गया होगा किसके द्वारा होता है, ये फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। अगर मैं बात करूं टमाटर का लघुपर्ण रोग, तो टमाटर का लघुपर्ण रोग किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा। लेकिन बैंगन का लघुपर्ण रोग किसके द्वारा होता है, ये फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। आगे चलते प्रश्न। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, जोक का शरीर कितने खंडों में बटा होता है। काफी अच्छा प्रश्न है, जोक का शरीर कितने खंडों में विभाजित होता है। हमारे पास तीन ऑप्शन है, 4, 36, 24, 33 और 20। प्रश्न क्या पूछा गया है, जोक का शरीर कितने खंडों में विभाजित होता है। राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर होगा 33। जोक के शरीर पर कितने खंड होते हैं, 33। अगर यहां प्रश्न पूछा जाता कीटों का शरीर कितने खंडों में विभाजित होता है, तो फिर हमारा राइट आंसर क्या होता, फिर हमारा राइट आंसर होता 20। कीटों का शरीर 20 खंडों में विभाजित होता है। लेकिन जोक का शरीर कितने खंडों में, 33 खंडों में। केंचुए का शरीर कितने खंडों में, लगभग 100 से 120 खंडों में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अमरूद में लगने वाला सबसे विनाशकारी रोग है। काफी अच्छा प्रश्न है। अमरूद में लगने वाला सबसे विनाशकारी रोग है, तो अमरूद का सबसे विनाशकारी रोग जैसे फल सड़न, जैसे मिलानी रोग, जैसे एंथ्रेक्नोज, जैसे चूर्णी फफूंद। काफी अच्छा प्रश्न है। अगर मैं अमरूद के सबसे प्रमुख या सबसे विनाशकारी रोग की बात करूं तो कौन सा रोग है, उकठा रोग है। आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, उकठा। और उकठा को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मिलानी रोग कहते हैं। उकठा को ही किस नाम से जाना जाता है, मिलानी रोग के नाम से जाना जाता है। तो अंगूर यानी अमरूद में लगने वाली सबसे विनाशकारी बीमारी कौन सी है, वो है आपका मिलानी रोग, या हम इसको कहते हैं उकठा रोग, या हम इसको कहते हैं सूखा रोग। प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की आपको क्या करनी है, पूर्ति करनी है। इस तरीके के भी 3 या 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। अब देखते हैं यहां किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैं पहले प्रश्न की बात करूं, यहां 11वां, बेर में खाली जगह रोग के प्रभाव से फल भूरे होकर गिरने लगते हैं। मैंने पढ़ाया भी था आपको, बेर में किस रोग के कारण फल भूरे होकर गिरने लगते हैं, तो वो है आपका चूर्णी फफूंद या पाउडरी रोग, या हम कह सकते हैं सफेद चूर्णी या छाछिया। क्या कह सकते हैं हम इसको, चूर्णी फफूंद, चूर्णी फफूंद, या हम इसको क्या कह सकते हैं, छाछिया। या तो हम चूर्णी फफूंद कह सकते हैं, या फिर हम इसको रोग को क्या कह सकते हैं, छाछिया रोग कह सकते हैं।
हम इसको पाउडरी मिल्ड्यू रोग कह सकते हैं, हम इसको सफेद चूंडी रोग कह सकते हैं, कोई सा भी नाम ले लो, रोग एक ही है। ठीक है, आगे अगला, चावल में खाली जगह पोषक तत्व की कमी के कारण खाली जगह रोग उत्पन्न होता है। ये काफी अच्छा प्रश्न है। अगर मैं बात करूं चावल में, तो किस पोषक तत्व की कमी के कारण? जिंक तत्व की कमी के कारण। रोग कौन सा होता है? खैरा रोग होता है। लाइन देखो कंप्लीट हो गई। कंप्लीट कैसे हुई? चावल में जिंक पोषक तत्व की कमी के कारण खैरा रोग उत्पन्न होता है। आगे चले अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, जिन पादपों में वांछित लक्षण के बाहरी डीएनए उपस्थित होता है उन्हें खाली जगह पादप कहते हैं। ऐसे पादप जिनमें वांछित लक्षणों के बाहरी डीएनए का प्रवेश कराया जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कह देते हैं ट्रांसजेनिक पादप। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ट्रांसजेनिक पादप। ऐसे पादपों को हम क्या कहेंगे? ऐसे पादपों को हम कहेंगे ट्रांसजेनिक पादप। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले प्रश्न पर, और अगला आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में जितने भी प्रश्न होते हैं वो 2-2 नंबर के या 1.5 नंबर के होते हैं। 1.5 नंबर के प्रश्न आएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, ग्राम्यन को परिभाषित कीजिए। ग्राम्यन, अब ग्राम्यन क्या है स्टूडेंट्स? जो जंगली प्रजाति होती है फसलों की, उन जंगली प्रजातियों की खेती करना क्या कहलाता है? ग्राम्यन कहलाता है। तो ग्राम्यन क्या है? जंगलों में उगने वाली प्रजातियों की खेती करना क्या कहलाता है? ग्राम्यन कहलाता है। या जंगली प्रजातियों की खेती करना ग्राम्यन कहलाता है। अगला है ऊतक संवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ऊतक संवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ऊतक संवर्धन क्या है? ऊतक संवर्धन पादप प्रजनन की वह विधि है जिसमें किसी पादप की एक कोशिका का उपयोग करके संपूर्ण पौधा विकसित किया जा सकता है। ऊतक संवर्धन पादप प्रवर्धन की वह विधि है जिसमें किसी पादप की एक कोशिका का उपयोग करके संपूर्ण पौधा तैयार किया जा सकता है। किसी पादप की एक कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की क्रिया टोटियोपोटेंसी या पूर्ण सत्यता कहलाती है। इस विधि के द्वारा एक पौधे से लाखों पौधे तैयार किए जा सकते। इतना केवल आपको लिखना है। क्या है? ऊतक संवर्धन। अगला क्या है? दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जामों में आया भी है। दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है? अगर हम दीमक की बात करें तो दीमक जो होती है वो समूह बनाकर रहती हैं। समूह बनाकर रहने के कारण इसको सामाजिक कीट कहते हैं। इसके समूह के सभी सदस्यों के कार्य अलग अलग होते हैं और जिस समूह में ये रहती हैं उसको क्या कहा जाता है? टर्मिड एरिया कहा जाता है। क्या हम कह सकते हैं इसको निवय कहते हैं। तो दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह समूह बनाकर रहती है, इसके समूह में अलग अलग सदस्यों के अलग अलग कार्य होते हैं और इसके समूह को क्या कहा जाता है? टर्मिड एरिया कहा जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला प्रश्न है, सफेद लट कीट की पहचान के लक्षण लिखिए। सफेद लट कीट की पहचान के लक्षण। एक तो नाम से ही स्पष्ट हो गया, सफेद लट। इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। रंग कैसा होगा? सफेद होगा। कैसा होता है? ये बेलनाकार कीट होता है। कैसा कीट होता है? बेलनाकार कीट होता है। लंबाई कितनी होती है? 18 से लेकर के 45 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। आगे अगर बात करूं कैसा कीट है, ये सर्वभक्षी कीट है। कैसा कीट है? भूमिगत कीट है। ये क्या होगा? इसके लक्षण होंगे। सबसे पहले पहचान क्या होगी? रंग सफेद होता है, शरीर बेलनाकार होता है, भूमिगत कीट है, सर्वभक्षी कीट है। क्या होगी इसकी पहचान होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? सूत्रक्रमी से पौधे पर पड़ने वाले प्रभावों को लिखिए। सूत्रक्रमी, सूत्रक्रमी क्या है? रोग कारक है। सूत्रक्रमियों द्वारा पादपों में विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं जिनके कारण फसलों के उत्पादन में क्या आती है? कमी आती है। सूत्रक्रमियों द्वारा पादपों एवं फसलों में विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं जिसके उत्पादों में क्या आती है? कमी आती है। जैसे गेहूं का मोलिया रोग। गेहूं का मोलिया रोग, ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। अगला, जौ के आवृतकंड रोग के लक्षण लिखिए।
जौ के आवृतकण रोग के लक्षण। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो जौ का आवृतकण रोग है इसके लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, पुष्पक्रम एवं बालियों पर दिखाई देते हैं। बालियों में दाने नहीं बनते हैं, दाने की जगह क्या निकलता है, काला चूर्ण निकलता है। तो ये इसके क्या होगा स्टूडेंट्स, लक्षण हो गए। ये हमारे 1 नंबर और 1.5 नंबर वाले प्रश्न हो गए क्लियर। इसके बाद जो भी प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न आपके 3-3 नंबर के होते हैं, कुछ प्रश्न 4-4 नंबर के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्नों को कंबाइन कर रखा है, ये सारे प्रश्न कितने कितने नंबर के हैं, 3-3 नंबर के हैं। इसके अलावा जो नीचे वाले प्रश्न हैं ये कितने नंबर के हैं, ये सारे 4-4 नंबर के प्रश्न हैं जो आपको पढ़ने हैं। मैं ये बड़े प्रश्नों में आपको छोटी चीज बता नहीं सकता, जो छोटे छोटे प्रश्न थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, वहां से आप कोर्स परचेज करके पूरा कोर्स, पूरे नोट्स, पूरा स्टडी मटेरियल वहां से आप देख सकते हो।